प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग शारीरिक चैप्टर का एक सीरीज पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न है। और एनसीईआरटी पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए गए हैं, मैं एनसीईआरटी के टोटल बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको टोटल करा रहा हूं। तो अभी इसके पहले वाले जो लेक्चर में आपने सीखा था कि कैसे किसी त्रिभुज का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप कैलकुलेट करना सीख लिए तो आगे हम लोगों को आव्यूह से बना सारणिक जो है उस सारणिक का हमें उपसारणिक और सहखंड निकालना सीखना है। दरअसल ये जो आगे चल करके हम लोग सारणिक जो है आगे चल करके सारणिक को और आसान विधियों से कैसे हल कर पाएंगे, उसको जानने के लिए हमें उपसारणिक ये जानना और सहखंड जानना जरूरी है। तो हम उपसारणिकों को और सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक के प्रसरण का विस्तृत रूप लिखना सीखेंगे। जो सारणिक का प्रसरण इसके पहले था, उस सारणिक के प्रसरण का हम लोग एक तरह से विस्तृत रूप सीखेंगे और साथ साथ सारणिक का एक ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू सीखेंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे, सारणिक को किसी एक सूत्र से ही सारणिक का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर पाएंगे। अभी आगे हम लोगों को फार्मूलाज दिखेगा कि कैसे किसी सारणिक का एक लाइन में हम लोग आंसर कैलकुलेट कर पाए। लेकिन आइए सीखते हैं सबसे पहले हम लोग कि जो सारणिक है उसका सहखंडज क्या होता है, उपसारणिक क्या होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई सारणिक हम लोग जब कोई भी सारणिक या आव्यूह लिखते हैं तो आव्यूह अगर वो आव्यूह ए है, ऐसे लिखें कि कोई अगर सारणिक के अवयव जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह इस तरह से ए है और हम जानते हैं कि इसको बड़े कोष्ठक में लिखते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन, लेकिन यहाँ एन क्रॉस एन या वर्ग आव्यूह सारणिक बनता। तो अगर वर्ग आव्यूह सारणिक बनता है तो यहां पर अगर हम सारणिक लिखें और सारणिक का जो अवयव है वो क्या है, ए आई जे। सारणिक का अवयव ए आई जे है और ये सारणिक एन क्रॉस एन ओट का। ठीक, तो आईवी पंक्ति जेवे कालम का एक अवयव हमने लिखा है ए आई जे। अब इसको हटाने से क्या प्राप्त होता है, अगर हम लोग क्या करें, किसी अवयव ए आई जे का उपसारणिक निकालने जा रहे हैं, है ना, कोई सारणिक दे दे जैसे ए इक्वल टू, अब इस सारणिक का हम लिख दे पूरा विस्तार A11 A12 A13 या A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। ये एक सारणिक है, यह एक तरह से क्या है, सारणिक है जिसके मैंने अवयव को लिख दिया। आगे एक उपसारणिक एक सारणिक है। कैसा सारणिक है, जिसके आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ के अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि हम इस अवयव को पकड़ें, जैसे A32 एक अवयव है, तो वो कह रहा है कि ए आई जे का मतलब तीसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का है, तो इसके जो अवयव हैं इधर और इसके अवयव जो है ऊपर, इनको हटा दें तो जो अवयव मिला तो यही इसका उपसारणिक होगा। किसका उपसारणिक, किसका, A32 का, A32 का उपसारणिक होगा। उपसारणिक क्या बनेगा, उपसारणिक जो बनेगा उसको एम आई जे से डिनोट करेंगे, है ना। अगर ए आई जे का उपसारणिक निकालेंगे तो एम आई जे होता है, ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे होता है। तो A32 का जो उपसारणिक होगा M32 होगा और M32 इसके पंक्ति स्तंभ को हटा दें तो हमको मिल जाएगा A11 A21 और यहां से A13 और यहां पर A23, है ना, हम लोगों को मिल जाएगा A23। तो आपने क्या किया, यहां पर उपसारणिक सीखा। कैसे उपसारणिक लिखेंगे कि अगर कोई सारणिक का अवयव कुछ इस प्रकार से हो तो ए आई जे का जो उपसारणिक होगा एम आई जे वो इस तरह से होगा और इसका विस्तार करेंगे तो एम आई जे जब भी निकालना होगा या M32 निकालना होगा तो इसका गुणा करा देंगे A11
A23 और माइनस A21 और इंटू A13, है ना। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सर। ठीक, हम लोग सीख लिए कि कोई अवयव जब कोई सारणिक होगा, जिसे अवयव का के वर्ग अवयव से सारणिक बनता है, और जो सारणिक बनता है उस सारणिक के अवयव को हम लोग अगर 3x3 को मान लें, n जो है वो 3 हो, तो हम लोग इस तरह से एक सारणिक लिख सकते हैं। और 3 में से एक अवयव मैंने 32 खोजा, aij का जो उप सारणिक होगा mij होगा। अगर a32 ले लें तो a32 का उप सारणिक m32 होगा। और m32 कैसे लिखेंगे, उसके पंक्ति और कॉलम को छोड़ करके लिखेंगे, और इस तरह से इसका विस्तार कर लेंगे। ठीक, अब हमको यहां पर ये जानना है उप सारणिक तो निकाल ली, तो उप सारणिक के साथ साथ इसका एक चीज और सीखना होगा, mij से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर जो हमने सीखा है कि aij का उपसारणिक जो होता है वो mij होता है, और aij का जो सहखंडज होता है वो क्या होगा, सहखंडज कैपिटल aij होता। ठीक, कैपिटल aij लेंगे जिसकी वैल्यू -1 के पावर i प्लस j m इंटू mij के क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी अवयव का किसी भी सारणिक का अवयव का उप सारणिक mij, और उस उप सारणिक का अगर हम लोग सहखंडज निकालेंगे तो सहखंडज -1 के पावर i प्लस j या mij होगा, है ना। इस तरह से हम लोग इसका सहखंडज कैलकुलेट करेंगे। तो जो सारणिक यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है सारणिक में कि 1 4 -2 3 के सभी अवयवों के उप सारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका उप सारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे यहां दे रखा है 1 4 -2 और 3, ठीक है। सभी अवयव का उप सारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां जो अवयव है वो अवयव हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A21 A12 और A22 इक्वल है ना। तो अवयव A11 का जो होगा क्या निकालेंगे, उपसारणिक A11 का उपसारणिक अगर हम लोग निकालेंगे, सारणिक उपसारणिक, तो M11 होगा। अर्थात M11 कैसे निकालेंगे, पहले की पंक्ति और कॉलम को छोड़ेंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, है ना। A12 का उपसारणिक जब निकालेंगे तो M12 मिलेगा, और M12 का मतलब पहले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। उसी तरह से A21 का उपसारणिक जब निकालेंगे तो M21 होगा, और दूसरे पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो ये -2 मिलेगा। उसी तरह से A22 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिएगा, यहां पर दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो M22 की वैल्यू 1। तो उपसारणिक ज्ञात कर ली। क्योंकि एक अवयव जब होता है उपसारणिक लिखने के लिए, तो जैसे मान लीजिए कोई उपसारणिक जब लिखेंगे तो 3x3 का होगा, तो जब हम अवयव के सापेक्ष निकालेंगे तो उपसारणिक 2x2 का बनेगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे। लेकिन जब ये 2x2 का है तो एक ही अवयव जब रहता है तो आपको पुनः सारणिक चिन्ह यहाँ पर ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप उपसारणिक इस संख्या पीछे पढ़े थे, किसी संख्या का ही सारणिक होता है, ठीक। तो किसी संख्या का अगर सारणिक होता है तो A22 ये हो गया। अब आपसे इसमें पूछा है कि सहखंड ज्ञात कीजिए,
तो सहखंड जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सहखंड, तो सहखंड जो होगा, सहखंड A11 होगा, और A11 बराबर माइनस, अभी हम लोग पढ़ा Aij बराबर -1 के पावर I प्लस j इंटू MIj, ऐसा लिखो ना। तो इस यही चीज पढ़ा। तो A11 है, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 MIj की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, कितना है 3। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर -1 के पावर सम, योग सम आ गया, तो अगर सम आया तो ये प्लस चिन्ह देगा, हमेशा क्या देगा, प्लस चिन्ह देगा। और -1 के पावर अगर विषम आया, है ना, ऑड कोई नंबर्स आया योग, तो ये माइनस चिन्ह देगा, ये ध्यान रखें। ठीक, तो यहाँ केवल चिन्ह ही कैलकुलेट करना, हम योग देखेंगे तो ये सम आएगा तो माइनस प्लस चिन्ह देगा, तो ये 3 हो जाएगा। इसका भी सहखंड निकाला, सहखंड क्या होगा, A12 होगा, इसका A12 बराबर -1 के पावर 1 प्लस 2 और MIj का मतलब गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि ये योग जो आएगा वो विषम आएगा। उसी तरह से इसमें भी सहखंड निकालेंगे। जब सहखंड निकालेंगे तो A होगा A21 -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 -2, है ना, इक्वल, यहाँ देखिए माइनस चिन्ह आएगा, माइनस माइनस चिन्ह से हट जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये प्लस हो जाएगा, +2। दूसरा चीज, यहाँ पर अगर हम लोग सहखंड कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ सहखंड कैलकुलेट करेंगे तो आएगा A22, तो -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू 1, तो यहाँ प्लस आएगा और प्लस में 1 का गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा। तो कोई भी सारणिक जब दिया रहेगा तो उसका आप उप सारणिक कैसे निकालेंगे, ये 2x2 का था, और सहखंडस कैसे निकालेंगे। 2x2 पर देखिए आप, हो सकता है कि वो सारणिक 3x3 का हो, जैसे ये एग्जाम्पल में ये 3x3 का दे रहा, कितना दे रखा, डेल्टा इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 और यहां पर A12 A22 A23 और यहाँ A31 A32 और A33, ये 3x3 का आप दे रखा है, मैट्रिक सॉरी सारणिक दे रखा, 3x3 का सारणिक दे रखा। तो अवयव A11 और अवयव A21 के उप सारणिक और सहखंड निकाल, है ना। तो केवल 2 अवयव का पूछ रहा, तो 2 अवयव का पूछेगा, कैसे निकालेंगे, देखिए A11 का उप सारणिक अवयव A11 का हमें क्या चाहिए, उप सारणिक चाहिए। अगर A11 का हमें उप सारणिक कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग M11 इसको बोलेंगे, और जो M11 में इसके रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर एक उप सारणिक किसका मिल जाएगा, A22 A23 A32 और A33, है ना, यहां से मिल जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो अब इसका प्रसार जो होगा A22 A33 माइनस A23 A32, ये उप सारणिक हो गया। अब इसी का हमें क्या निकालना है, उप सारणिक के बाद सहखंड निकालना। पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में 2 बातें पूछा, सहखंड भी बताना। तो जो सहखंड होगा, अभी आपने पढ़ा, जो सहखंड है वो A11 होगा और -1 के पावर कितना 1 प्लस 1 इंटू M11
इंटू M11। M11 की वैल्यू जो दिया है, यहां देखिए सम चिन्ह आएगा, तो सम जो होगा, सम के नाते प्लस चिन्ह आएगा, तो जो सखंड होगा यही वैल्यू होगा, 822 833 माइनस 823, यही वैल्यू होगा 822 833 माइनस 823 और 832, है ना, यही वैल्यू सेम होगी सखंड। ठीक, अब हम लोगों से पूछा जा रहा है सखंड के बाद दूसरा अवयव पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है A21 फाइंड आउट करिए। तो A21 अगर हम लोग इसका बनाएंगे, इस सारणी का A21, तो A21 का हमें उप सारणिक चाहिए। तो उप सारणिक A21 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको M21 लिखेंगे। इसका मतलब दूसरे रो और पहले कॉलम को छोड़ दें ना, इसको छोड़ दें, तो ये जो अवयव बने उन्हीं का हमें सारणिक लिखना होगा। कौन कौन? A12, ये दोनों लेंगे, A12 A13 और यहाँ A32 और A33, है ना। अब यहां हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा? A12 A33 माइनस A32 A13। ठीक, अब देखते हैं इस उप सारणिक को लिखने के बाद क्या मिला। ये उप सारणिक लिखने के बाद हम लोगों से सहखंडज भी पूछा जाए, तो सहखंड जो होगा हमेशा A21 लेंगे, तो -1 के पावर 2 + 1 M21, और M21 जब लेंगे तो -2 + 1 अगर हम लोग करेंगे तो निगेटिव साइन फाइंड आउट होगा, प्राप्त होगा। तो M21 की वैल्यू में माइनस का अगर चिन्ह का गुणा कराएंगे तो -A12 A33 और प्लस ये हो जाएगा A33 A32 और इंटू A13, ये प्लस में। ठीक, तो ये चिन्ह हमने क्या किया, इसका चेंज कर दिया। ठीक, सहखंडज, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह फाइंड आउट हो। अब इस क्वेश्चंस के बाद सहखंडज जब कैलकुलेट कर लेंगे तो एक बात और सीखेंगे। कौन सी बात सीखेंगे? जैसे ये सारणिक दे रखा, कौन? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये सारणिक आपको दे रखा। तो एक कॉन्सेप्ट दिखेगा कि सारणिक का एक मान होता है। हम लोग सारणिक का मान कैसे निकालते हैं? किसी रो अथवा किसी कॉलम के सापेक्ष, उनके अवयवों के सापेक्ष विस्तार करके हम लोग सारणिक का मान क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लिया जाए आप इस सारणिक का मान आप R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष कैलकुलेट करते हैं। ये जो सारणिक दी गई है, अभी आप ये जो सारणिक लिखे, इस सारणिक का मान अगर हमें फाइंड आउट करना हो, चलिए समझते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए आपको ये जो सारणिक दे रखा है डेल्टा इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, ये आपको दे रखा। अब हम जानते हैं कि सारणिक का मान होता है तो किसी कॉलम के या रो के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। हम मान लेते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार कर दें। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा, क्योंकि आगे इस कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे किसी क्वेश्चन। R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो देखिएगा यहां क्या हो जाएगा। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो देखिएगा कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर A11 मिलेगा, लेकिन एक चीज हम लोग करते हैं क्या, A11 इंटू इसका साइन प्राप्त फाइंड आउट करें, -1 के पावर 1 + 1 लिखते हैं, और इसके रो और कॉलम को छोड़ करके अवयव लिख लेते हैं, A22 A32
और A23 और A33 इस तरह से लिखते हैं। फिर प्लस करके अब A12 -1 की पावर 1 + 2 और यहां इसके रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां मिलेगा A21 A31 और ये अवयव ले लेंगे तो A23 और A33। फिर से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी एक अवयव और है, कौन सा? प्लस ये वाला अवयव A13 A13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3 और यहां अवयव क्या लिखेंगे? A21 A31 और ये वाला अवयव A22 और यहां से अवयव A32। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर जो संगत अवयव हैं A11 के साथ, ये जो है A11 का सहखंडज है, इसलिए इसको कैपिटल A11, ठीक है, सहखंडज है A11 का। और ये जो है A12 का सहखंडज है A12 और उधर वाला जो वैल्यू है वो सहखंडज है किसका? A13 का सहखंडज। तो अब हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि किसी भी सारणी का मान उन किसी रो या कॉलम के सापेक्ष जब प्रसरण करते हैं तो उन अवयवों के साथ सहखंडज के गुणनफल के योग के बराबर। फिर से समझ लेते हैं, किसी भी सारणी का मान किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष उन अवयवों और उनसे बने सहखंडजों के गुणनफल के योग के क्या होता है? बराबर। ये याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोगों को आगे ये काम कर। ठीक, लेकिन एक चीज और आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? देखिए, एक चीज और ये याद रखना है कि आपने इसके सहखंडज को लिया A11, लेकिन आपने A11 के सहखंडज को लेकर के किसी मान लीजिए रो के सापेक्ष आपने विस्तार किया और दूसरे रो के सहखंडज के साथ आपने गुणा करा दिया। A21 A12 का गुणा A22 और A13 का गुणा A23 पहले रो का था, कौन? अवयव, गुणा दूसरे रो के सहखंडज के साथ करा दिया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 होती। ये किसी भी कॉलम या किसी भी रो के लिए ये मान निश्चित और स्थिर होता। कभी भी, अभी हम लोग एक प्रूव भी करेंगे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में सीखेंगे कि कैसे 0 होता, कि किसी भी सारणी के किसी पंक्ति अथवा का स्तंभ के प्रत्येक अवयव का किसी दूसरे पंक्ति अगर पंक्ति लिए हैं तो पंक्ति के प्रत्येक पंक्ति के अवयव को दूसरी पंक्ति के सहखंडज से गुणा करा दें तो उसकी वैल्यू 0 होती। इसको हम लोग प्रूव करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। कैसे प्रूव करेंगे समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 है और इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि सारणी कितना के अवयव की उप सारणी ज्ञात करिए, सहखंडज भी ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि ये A11 A31 A12 A32 A313 और A33 = 0। समझिएगा बात। A11 पहली पंक्ति का अवयव A11 A12 A13, लेकिन A31 A32 A33 क्या है? तीसरी पंक्ति का सहखंडज है। तो जाहिर सी बात, अभी मैंने प्रमेय बताया और प्रूव करके भी देख लें हम लोग प्रमेय से सही है कि नहीं। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा 261 -305 और 5 4 और -7, ये क्या है? एक सारणिक दे रखा है। अब इस सारणिक का हम लोग क्या निकालेंगे कि अवयव, सभी अवयवों का उप सारणिक लिखना और सहखंड ज्ञात करना।
तो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। सखंड ज्ञात करने के लिए A11 का क्या निकालें, उपसारणिक। उपसारणिक क्या होगा, M11 होगा, ठीक। और M11 को जब लिखेंगे तो 0, 5, 4 और 7, ठीक। और उपसारणिक के बाद जो सखंड होगा वो कितना होगा, A11 ही होगा, लेकिन -1 के पावर क्या लिखेंगे, 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। उसी तरह से अब यहां देखिए 7 0 0 5 का 20, M11 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही होगी, -20 मिलेगी। तो जो A11 है उसकी वैल्यू माइनस, ये तो प्लस चिन्ह देगा, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, -20 होगी। अब हम शब्दों का चयन ऐसे करेंगे, किस तरह से, हमें सभी अवयव का निकालना। तो M11, M12, M12 जब लिखेंगे यहाँ -7, तो -7 0 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। -7 था, हमने गलती 7 लिख दिया, ठीक। आइए देखते हैं। M12 अगर लिखेंगे तो M12 इसको एक रो और कॉलम को छोड़िए, तो 6 और 1 4 और 7, ठीक। अभी हम लोग इसी को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर कैलकुलेट कर लिए, सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। M12, M1, M1 क्या 3, M13 क्या होगा, इसकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। वैल्यूज क्या होगा, 7 6 42 और 4 1 4, 42 में से 4 जा तो हम लोग को मिलेगा 38। अब उसी के बाद M13 लिखते हैं, 6 7 6 42, यहाँ -7 है, सॉरी -7 है, 7 6 42 -42, और यहाँ पर जो वैल्यू है 7 6 42, -42 लेंगे और 4 1 4, -4, तो -46 हो जाएगा, ठीक। और M13 हम लोगों को चाहिए, M13 लिखेंगे अगर तो 6 1 0 5 और गुणा कराएंगे तो 6 5 30 और -0, तो वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी, ठीक। इसी का हम लोग तुरंत क्या लिख लेते हैं, A12 लिख लेते हैं। तो A12 क्या होगा, A12 ये अगर जोड़ेंगे तो निगेटिव साइन देगा, निगेटिव साइन देगा तो ये क्या हो जाएगा, +46। अब उसके बाद अगर M13 का A13 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह आएगा, तो प्लस चिन्ह यहाँ बढ़ेगा, 30 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अब हम लोग आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, किसको, M21 कैलकुलेट करेंगे तो यहां से -3 5 5 और -7, ठीक। M21 अगर यहाँ 7 3 21 और 5 5 25, तो 21 में से 25 अगर हटाएंगे तो -4 मिलेगा। और इसका A21 लिखेंगे तो ये विषम आएगा तो +4 हो जाएगा। उसी तरह से M22 अगर लिखेंगे तो M22 क्या होगा, M22 ये 2 1 5 और 7, 2 1 5 और -7, 7 दूना 14, -14, 5 1 5 -5, 14 और 5 19 होगा, -19। तो इसका A22 लिखेंगे तो 2 और 2 प्लस चिन्ह देगा जुड़ करके, तो -19 ही होगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं M23। M23 जब लिखेंगे तो इसके सापेक्ष इसको और इसको छोड़ दें, तो 2 1 -3 और 5, ठीक। तो 5 दूनी 10 और 3 1 3, माइनस से प्लस, तो 10 3 13 है ना, 10 3 कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। और हमें इसको क्या करना, A23 ज्ञात करना, तो 13 और यहां से जोड़ेंगे तो विषम वैल्यू फाइंड आउट होगी, विषम का मतलब -13, ठीक है।
अभी हम लोगों को और वैल्यूज ज्ञात करनी, कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है देखते हैं। M31 अगर आप भी लिखेंगे, सॉरी सारणिक लिखेंगे, तो M31 का सारणिक जो होगा, ये इसको ऐसे कर लेते, M31 का जो सारणिक होगा क्या मिलेगा, -3 0 5 और 4 तियां 12, -12 और 0 तो -12 आएगा। और इसी का A31 निकालेंगे तो सम चिन्ह आएगा, सम जोड़ने पर सम आएगा तो पॉजिटिव चिन्ह आएगा, तो -12 ही रहेगा। उसी तरह से M32 कैलकुलेट करेंगे, 3 और 2 कैलकुलेट कर दें तो 2 6 5 और 4, 2 6 5 और 4 लेंगे, तो 2 6 5 और 4 लेने पर यहां पर देखिएगा 4 दूनी 8 और 6 बचे 30, तो 8 में से 30 जाएगा तो -22 बचेगा, ठीक है। और -22 बचेगा तो इसका हम लोग अगर सखंडज लिखेंगे कितना, A32 जोड़ विषम आएगा तो माइनस चिन्ह देगा, माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, +22, ठीक। उसी तरह से हम लोगों को आगे M33 कैलकुलेट करना, M33 का जो सारणिक होगा वो 2 6 और -3 0 का होगा, ठीक। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 0 6 18, -18, लेकिन माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +18। लेकिन A33 जब निकालेंगे तो जोड़ सम आएगा, सम होने के नाते ये भी कितना आएगा 18। अब हमने क्या किया, किसी एक ऐसे आप अपने नोट में नहीं लगाएंगे कि जैसा मैंने लगाया, आपको क्या करना होगा, आगे पीछे या ऊपर नीचे करने होंगे अलग अलग पेजेस पर। मैंने इसलिए ऐसा कर दिया ताकि एक ही पेज पर मैं आपको समझा पाऊं कि वैल्यूज क्या फाइंड आउट हो रही है ना। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने देखिए ये पहले रो के सापेक्ष वैल्यू फाइंड आउट किया है, और यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये दूसरे रो के सापेक्ष हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया है, प्राप्त किया, ठीक है। तो दूसरे रो के सापेक्ष विस्तार करने पर ये हम लोगों को मिला है। तो आप ऊपर नीचे लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे। मुझे सारणिक को अवयव लिखने के लिए थोड़ा सा जगह लेना था, इसीलिए हमने एक ही पर किसी तरह से इसको अरेंज करके दिखाया कि किस तरह से हम लोग अवयव क्या क्या कैलकुलेट करना, ठीक है। आगे जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो हमें इन सब चीजों को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग सखंडज ही निकालें, ठीक। जब हम लोग इससे आगे चल करके जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा हम लोग इतना लंबा प्रोसेस नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो लगाना ही पड़ेगा इस तरह से। अब आप सखंडज निकाल चुके हैं, एक बात उसने और कहा, उसको प्रूव कर लें तभी क्वेश्चन पूरा हो जाए। क्या कहा, A11 जो A11 है, पहली A11 A12 A13 ये पहले रो के क्या है अवयव है, और A31 A32 A33 ये क्या है तीसरे रो के सखंडज है, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या इसमें करना, क्या करना ये है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसका, पहले रो का और तीसरे रो के सखंडज का, पहले रो का तीसरे रो के सखंडज का, पहला रो और तीसरे रो के सखंडज का गुणा करा। तो हम लोग A11 कैलकुलेट करेंगे, A11 A31, चलिए खोजते हैं। A31 तो यही दिख रहा -12 है ना, वैल्यू अगर रख दें देखते हैं A31 -12 तो दिख ही रहा, और इसमें A11 पहला अवयव गुणा करा, पहला अवयव देखिए 2 है ना, तो इसमें हम लोग 2 का गुणा अगर कराते हैं, इसमें कितने का 2 का गुणा, प्लस A12 दूसरा अवयव क्या है, इसमें लिख लेते हैं 2 -3 और 5 है, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, बार बार ऊपर नहीं करना पड़ेगा। 2 -3 और 5 है, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 5, ठीक।
A32 यहाँ पर देखिए, यहाँ 22 और ये 33 कितना 18 है, यहाँ गुणा 12 दूना 24 माइनस 24 प्लस 22 तिया 66 माइनस 66 और यहाँ पर प्लस 18 पचे 90। अब यहाँ अगर आप इसको टोटल जोड़ेंगे, ये 90 और ये भी 90, प्लस 90 माइनस 90, कुल मिला कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी आव्यूह का मान, किसी भी सारणिक का मान, किसी भी सारणिक का जो मान होगा उसके किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के साथ उसके सहखंडज के गुणनफल के बराबर होता। अगर वह किसी दूसरे पंक्ति का सहखंडज गुणा करा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, आगे देखते हैं। चैप्टर है आपका 4.4। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा और सॉल्व करके देखते हैं। करा सारणिकों के अवयव के उप सारणिक एवं सहखंड। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप अगर उप सारणिक और सहखंड नहीं सीखते तो आगे इनवर्स निकालना कठिन हो जाए, क्योंकि हम लोग इसी से सीखेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, है ना। तो सहखंड जब जान जाएंगे तभी जाकर के व्युत्पन्न निकालना आसान होगा। तो बहुत कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान देते हैं तो ये समझ में आपके आ जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा कि 2 0 -4 3 उप सारणिक के अवयव, कौन कौन अवयव हैं, 2 × 2 का A11 A12 A21 A22, यही अवयव का उप सारणिक लिखना। उप सारणिक क्या होगा, M11 का उप सारणिक क्या होगा, M12 का उप सारणिक क्या होगा, M21 का उप सारणिक क्या होगा, M22। तो उसके संगत, उसके जो अवयव होता है उसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। तो रो और कॉलम को छोड़ेंगे पहले के तो 3 मिलेगा, यहां से छोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, फिर यहां इसको लेंगे तो -4 मिलेगा, और इसको लेंगे इन दोनों को तो इसके छोड़ करके 2 मिल जाएगा। ठीक, अब इसी का हमें बगल में क्या लिखना, सहखंड। तो इसका जो सहखंड होगा वो कितना होगा, A11 इसका A12 और इसका A21 और इसका A22, है ना। इन सब का हम लोग सहखंड लिखेंगे। ये प्लस चिन्ह देगा, ये माइनस चिन्ह देगा, ये भी माइनस चिन्ह देगा और ये प्लस चिन्ह देगा। ठीक, तो 3 प्लस में हो जाएगा, माइनस चिन्ह 0 पर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 का 0 ही रहेगा, माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस चिन्ह पहले से ये 2। तो इस तरह से हम लोग 2 × 2 के अवयवों का क्या निकाल पाएंगे, 2 × 2 के अवयवों का सहखंडज निकाल पाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से आप इसका भी सहखंडज लिख सकते हैं। बहुत इजी है, कठिन नहीं है। आप इसी तरह से लिखेंगे, जैसे ये अवयव है इसको हटा देते हैं और यहीं पर इसका सहखंडज बन जाएगा। इसके A11 का जो उपसारणिक ये D होगा। ठीक, यहाँ पर जो क्या होगा, D होगा, और यहाँ पर C को लेंगे तो B मिलेगा, B को लेंगे तो C मिलेगा, D को लेंगे तो A मिलेगा, है ना। अब A11 या प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब इसी को D पॉजिटिव, B निगेटिव, C निगेटिव, A पॉजिटिव में चेंज कर। तो इस तरह से ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका सहखंड या उपसारणिक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सारणिक का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 × 3 का दिया, इसका भी निकाला, तो 3 × 3 का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहां दे रखा है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आगे इसी पर टर्न पर आप अगला सॉल्व करेंगे, 0 1 0 0 0 1, है ना। ये दूसरा पहला क्वेश्चन, इसका हम लोग सहखंडज और उपसारणिक निकालना चाहते हैं।
तो कितने अवयव हैं? A11, A12, A21, A13, A21, A22, A22, A31, A33, A32 और ये 33 का उपसारणिक। और उपसारणिक जो होगा कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। इसके उपसारणिक को लिखने के लिए अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसका उपसारणिक जब निकालेंगे एक और इसको छोड़ेंगे, एक एक का मल्टीप्लाई होगा तो एक आएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं इसको छोड़ेंगे तो 0 और 1 और 0 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अब यहां से देखिएगा अगर हम 0 का लेंगे तो ये दोनों बचेंगे, इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, अगर हम लोग 0 लेंगे तो ये बचे 1 और 0, 0 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। 1 लेंगे तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा। ठीक, और 0 लेंगे तो 0 और ये 0 0 0 और 1 मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो ये 0 आएगा। अगर हम 0 ये वाला लेंगे, 0 वाला हो गया, अब ये 0 लेंगे तो ये बचेगा तो 0 0 और 1 0 मल्टीप्लाई करके 0 देगा। और अगर इसको ले लेंगे तो 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई। ठीक ना, समझते हैं बात को। ये 32 इसका ले चुके हैं 0 और 0, अगर इसको ले लेंगे तो 1 1 मल्टीप्लाई करके 1 देगा। अब इसी सारणी का हमें क्या लिखना? सहखंड लिखना। बात समझिएगा, ये सम योग देगा तो सहखंड जो होगा A11 है ना, उपसारणी M11, M12, M13, M21, M22, M कितना हुआ? 3 3 6 एक साथ लिखे ना, 8 लिखना। M21 एक चीज छूट गया यहाँ पर, A23 छूटा हुआ है ना, तो A23 का अगर निकलेंगे तो M23 होगा। यहाँ M31 और M33, 32 और M33 है ना। M23 निकालना है। M23 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? M2 दूसरे रो और तीसरे में जाएंगे तो ये 0 देगा है ना। M31 चेक कर लेते हैं, ये भी 0 देगा। M32 चेक करते हैं तो ये M32 जो होगा, अगर इसको और इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 0 देगा। M33 लेंगे तो 1 1 मल्टीप्लाई करो 1 देगा। ठीक, ये क्लियर है। सहखंड जब फाइंड आउट करेंगे A11, सहखंड A12, सहखंड A21, A13, सहखंड A33 सॉरी A13, A21 और इसका सहखंड A22 और इसका सहखंड A23 और इसका सहखंड A31, पुनः A33, 32 और A33। अब यहां समझते हैं 1 1 का मतलब सम, योग सम आएगा पॉजिटिव, 1 2 का मतलब योग निगेटिव, विषम आएगा निगेटिव, सम आएगा पॉजिटिव, विषम आएगा जोड़ निगेटिव, सम आएगा जोड़ तो पॉजिटिव, और यहाँ विषम आएगा तो निगेटिव, यहाँ जोड़ सम आएगा तो पॉजिटिव, और यहाँ योग विषम आएगा तो निगेटिव। ठीक, और यहाँ योग सम आएगा तो पॉजिटिव। ठीक, अब इसी के चिन्ह को बदल के लिख दें 1 0 0 0 1 0 0 सॉरी यहाँ लिख दें 1 0 0 0 और यहाँ 1 और ये 0 और ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ पर क्या 1 है ना। तो इस तरह से जो सारणिक हम लोगों को दे रखा था, उन सारणिकों का हम लोगों ने एक उपसारणिक लिखा और एक क्या लिखा, उसका सहखंड लिखा। ठीक,
तो 2x2 का भी आपने देखा, वो इजी था, थोड़ा सा 3x3 में मल्टीप्लाई करना। आगे देखते हैं। अब इसमें कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के खंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात। दूसरी पंक्ति के कारण, तो दूसरी पंक्ति का मतलब यह है दूसरी पंक्ति का अवयव A21 होगा और सखंडज भी A21 होगा, प्लस A22 तो A22 और A23 इससे हमें क्या करना, वैल्यू कैलकुलेट करना इस सारणी का। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, विस्तार करते थे, वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अब इस सखंडज का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, A21 क्या है, इस सारणी में 2 है और A हमें तब कैलकुलेट करना होगा क्या, A21 कैलकुलेट करना होगा। A21 कैलकुलेट करने के लिए हमें -1 के पावर 2 + 1 लिखेंगे और A21 का लिखेंगे तो इसको और इसको, सॉरी इसको और इसको छोड़ देंगे तो सारणी मिलेगा 3, 2, 8 और 3, है ना। अब यहां पर हमें निगेटिव साइन मिलेगा, 3 3 का 9, 9 - 16 कुल मिला करके क्या मिलेगा, 9 7 16, तो ये क्या हो जाएगा +7। ठीक, उसके बाद A22 में ये छोड़ देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, A22 इसको छोड़ेंगे तो 5 1 8 और 3, है ना, और -1 के पावर 2 + 2, तो -1 के पावर 2 + 2 लिखेंगे तो पॉजिटिव चिन्ह देगा, 5 × 15 -8, 8 7 15। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा A23। कैसे कैलकुलेट करें, -1 के पावर 2 + 3 और 2 3 का मतलब ये तीसरा कॉलम और दूसरे रो को छोड़ दिए तो 5 1 3 और 2। ठीक, ये अवयव मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर साइन जो फाइंड आउट करेंगे तो माइनस मिलेगा विषम योग के नाते, 5 दूना 10 -3 तो कितना बचा 7, -7। आइए देखते हैं अब इसका वैल्यू, सारणी का वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करना। सारणी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए A21 की वैल्यू हम लोग चेकआउट करेंगे। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, A21 चाहिए। A21 जो है, यहाँ जो वैल्यू है वो 2 है और गुणे 7, पुनः इसमें रखेंगे हम 2 × 7 और यहाँ 0 गुणे कितना 7 और यहाँ प्लस 1 गुणे -7, तो यहाँ कितना है 7 दूना 14, ये 0 हो जाएगा तो 14 - 7 बराबर कितना आ गया 7। तो सखंडजों का प्रयोग करके हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, सारणी का मान। इस तरह से कैलकुलेट करें। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात। उसी तरह से हम लोग तीसरे स्तंभ के इस स्तंभ को लेना है, ठीक, कि सखंडों का प्रयोग करना और इसका मान निकालना कितना होगा। ठीक, तो आप जैसे मैंने हमें बताया कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला यूज करिएगा। तीसरा है तो अवयव जो होगा तीसरे कॉलम का पहला अवयव, तीसरे कॉलम का दूसरा अवयव, तीसरे कॉलम का तीसरा अवयव। तो तीसरे कॉलम का सखंडज, तीसरे कॉलम का दूसरा सखंडज और तीसरे कॉलम का तीसरा सखंड, इसमें उठाकर के वैल्यूज पुट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, मान कैलकुलेट करेंगे, विस्तार करके कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अगर यदि कोई सारणी इस प्रकार हो
ए आई जे सहखंडज ए आई जे, तो डेल्टा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? सारणिक का मान क्या होता है? इसी के पहले मैंने सिखाया था कि कभी भी जो सारणिक का मान होगा, अभी हमने सीखा था यहाँ पर सारणिक का मान क्या होगा कि उसी पंक्ति या कॉलम के अवयव के साथ उस सहखंडज का क्या गुणा। तो यहां चेक करेंगे ऑप्शन में उसी पंक्ति या कॉलम के सहखंडज का गुणा कहाँ है। देखिए A11 A3 है, इसका मतलब ये गलत है, ये होगा ही नहीं। A11 ये सही समझ में, A12 ये देखिए गलत हो गया, A21 लिख दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया ना। अब देखिए A21 और A11 ये गलत हो गया। आगे चेक करते हैं A11 और ये सहखंडज भी 11 का है, अवयव भी 21, सहखंडज भी, अवयव भी और सहखंडज, यही ऑप्शन क्या है डी वाला।